और अब जयपुर एसीबी मुख्यालय से खबर। अजमेर में सहायक व्यवस्थापक परमेश्वर कुमार प्रजापत रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड धातोल में तैनात था आरोपी। पंचायत समिति भिनाई से जुड़ा मामला। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। पीएम फसल बीमा योजना 2024-25 का मुआवजा पास कराने के बदले रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता की पत्नी और पुश्तैनी कृषि भूमि की रबी फसल से ये पूरा जुड़ा मामला बताया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना भाटी के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो पीएम फसल बीमा योजना 2024-25 का मुआवजा पास कराने के बदले में रिश्वत की मांग की गई था और शिकायतकर्ता के बाद में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 30,000 रुपए मुआवजे के लिए मांगे गए थे, रिश्वत की मांग की थी। धातोल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक वंदना भाटी ने अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाधीच हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, कब कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, लगातार एसीबी की कार्रवाई ताबड़तोड़ कर रही है, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी है उन पे लगाम लगाने के लिए जो डीजी एसीबी है गोविंद गुप्ता, उन्होंने निर्देश दे रखे हैं। ये जो कार्रवाई हुई है इसमें परिवादी एसीबी इकाई यूनिट अजमेर के पास पहुंचता है और पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद एक परिवार लिया जाता है जिसमें 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग करते हुए जो आरोपी है उसको आज रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उससे पूछताछ भी की गई है और जो दर्ज मुकदमा था उसमें ये रिश्वत की राशि थी, उसकी मांग की जा रही थी। जी राकेश, आपने बताया कि पूछताछ हुई है, पूछताछ में क्या कुछ और भी खुलासा हुआ और जो ये आरोपी है इसका क्या कुछ पिछला रिकॉर्ड रहा, क्या इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, जो इससे पूछताछ की गई है वो ये था कि जो परिवादी ने ये शिकायत दी थी कि उसकी पत्नी और स्वयं की जो पुश्तैनी कृषि भूमि की जो रबी की फसल है उसका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2024-25 की राशि का मुआवजा पास करने के एवज में ये जो रिश्वत की राशि की डिमांड की गई थी, इसको लेकर एक शिकायत की गई थी। जब एसीबी ने रंगे हाथ 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जो परमेश्वर कुमार प्रजापत है उसको गिरफ्तार किया तो उससे पूछताछ की और पूछताछ में उसने अपना जो रिश्वत लेने वाला जो एक ऑडियो था उसकी भी पड़ताल की और जिसमें उसने मांग की थी कि ये जो राशि है वो लेगा, क्योंकि जब एसीबी के पास ये शिकायत पहुंची और शिकायत पहुंचने के बाद सत्यापन के बाद ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बहरहाल अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ठीक है राकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस आरोपी को धर दबोचा गया, गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी की महत्वपूर्ण यह कार्रवाई, धातोल का यह पूरा मामला। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा से जुड़े ओएमआर घोटाले में जल्द बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। साल 2019 में लखनऊ के गोमती नगर थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 3 परीक्षाओं में ओएमआर शीट में हेरफेर की गई थी। इस मामले को लेकर सच बेधड़क ने बोर्ड अध्यक्ष से खास बातचीत भी की है। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही वे सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने बताया कि बोर्ड की तरफ से पूरे मामले में एसओजी को पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। बोर्ड अध्यक्ष के बयान से साफ है कि आने वाले दिनों में ओएमआर घोटाले को लेकर सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जा सकती है। इस पूरे मामले को लेकर सच बेधड़क ने खास बातचीत की बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 2019 में एक ऐसी घटना हुई जिसने जो व्यवस्था है और जो एजेंसी है उस पर सवाल खड़े कर दिए थे। 2019 में ओएमआर चेंज को लेकर लखनऊ के गोमती नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसको लेकर अब भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में बोर्ड से जो उम्मीद है कि वो कार्रवाई करे, तो आज हमारे साथ बात करने के लिए जो बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बोर्ड के ऊपर आरोप है कि ओएमआर जो घोटाला हुआ 2019 में,
अभी तक उसको जो है, क्योंकि आप जब आए तो इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई जनवरी माह में, लेकिन अब तक 1 साल हो गया है, जनवरी चल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि इस पर कार्रवाई नहीं हुई, वो बात सही पूरी तरह से नहीं है। हाँ, ये बात जरूरी है कि काफ़ी पुराना ये प्रकरण है और बीच में काफ़ी टाइम पर से कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद में जब मैं आया तो उसके बाद इसको दोबारा एसओजी ने इसका संज्ञान लिया था और अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है और कार्रवाई चल रही है और बहुत सारी डिटेल्स हमने एसओजी से शेयर भी की हुई है और एसओजी भी इसमें पूरी तरह से जुटी हुई है। मगर ऐसे प्रकरण जो कि बहुत पुराने होते हैं, जिनमें बहुत सारी सबूतों की आवश्यकता होती है, तो वक्त लगता है। तो मैं इसको बिल्कुल सही नहीं बोलूँगा कि इसमें कार्रवाई नहीं चल रही, कार्रवाई चल रही है और ठोस कार्रवाई की जा रही है। और आपको जानकर खुशी होगी कि एसओजी राज्य सरकार इसके ऊपर कदम ले रही है और बहुत ही शीघ्र ही इसके ऊपर कोई इसका अंतिम परिणाम निकलेगा। मतलब क्योंकि ओएमआर जो घोटाला हुआ, एक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए, जिन लोगों को जिम्मेदारी थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार रहा अनिल चौधरी का। अनिल चौधरी जो बोर्ड में गार्ड का काम करता था, जो एफआईआर है उसमें तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष का भी जो है जिक्र किया गया है। देखिए, जब भी कोई प्रकरण जांच के लिए होता है, यानी अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बारे में कुछ भी बोलना उचित नहीं होता है। तो मैं भी इसके बारे में और कुछ इसके अलावा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि जब जांच की जा रही है तो किसका क्या रोल रहा, क्या कैसे किया, वो सब बिल्कुल जांच के विषय हैं, जिस पर मेरे बोलने से, वो मीडिया बोलने से बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। सर, तो ये समझा जाए कि आने वाले समय में जो ओएमआर घोटाले के जो मुख्य आरोपी हैं, जिन्होंने युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, वो जेल सलाखों के पीछे जाएंगे। बिल्कुल, हमारा भी यही उम्मीद रहेगी और मैं भी ये चाहूँगा कि ऐसा जो एपिसोड है जहाँ पर कि फर्जीवाड़ा हुआ और इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व थे वो सलाखों के पीछे जाएं, हमारा प्रयास रहेगा और हमारी उम्मीद रहेगी। और मुझे पूरी उम्मीद ये भी है कि इसमें एसओजी को सफलता हासिल होगी और शीघ्र इसका अंतिम निर्णय निकलेगा। तो शीघ्र अंतिम निर्णय निकलेगा, और क्योंकि मामला भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, आने वाले समय में ओएमआर घोटाले में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। सहयोगी दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर। और अब धौलपुर की बात करेंगे, जहां पर खेलते खेलते गड्ढे में गिरने से एक मासूम की मौत हुई। परिजन मासूम को लेकर के जिला अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। सैपो थाना क्षेत्र के कुम्हेरी गांव की एक घटना बताई जा रही है। तो एक मासूम जो कि खेल रहा था और खेलते खेलते गड्ढे में जा गिरा, जिसके बाद मासूम की मौत ही हो जाती है। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है और पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। बहुत ही दर्दनाक खबर। एक मासूम जो कि खेल रहा था, अचानक से हंसी खुशी का जो माहौल है वो पूरी तरह से मातम में बदल जाता है। एक मासूम के गड्ढे में गिर जाने से सोचिए उस परिवार पर, उस माता पिता पर क्या बीत रही होगी, जब इस तरह से मासूम के अपने ही बच्चे के शव को हाथों में ले जाना पड़ा। जिन हाथों ने अपने बच्चे को बहुत ही लाड़ प्यार से रखा, आखिरकार अब उसी का इस तरह से शव ले जाना वाकई में झकझोर देने वाला ये मामला है। और अब बात बीकानेर की। बॉर्डर इलाके से हेरोइन मिलने का मामला है। बीएसएफ और रावला पुलिस ने 4 केजी यानी कि 4 किलोग्राम हेरोइन को पकड़ा। 3 तस्करों को गिरफ्तार करके बरामद किया था ड्रोन। पूछताछ में एक पैकेट के भी मिलने के संकेत मिले हैं। 21 केएनटी क्षेत्र के रेगिस्तान में बीएसएफ और पुलिस सर्च कर रही है। तो हेरोइन मिलने का पूरा मामला, ये ड्रोन भी कब्जे में ले लिया है, पूरी तरह से बरामद कर लिया। और ये देखिए बीकानेर की तस्वीरें, जहां पर पुलिस पूरी तरह से अभी भी एक तरह से तहकीकात में लगी हुई है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने हेरोइन को कब्जे में लिया, ड्रोन को कब्जे में लिया और इसके अलावा 3 तस्करों को धर दबोचा गिरफ्तार कर लिया है। हिंडौन सिटी की अग्रसेन कॉलोनी में एक नवजात बालिका लावारिस हालत में शौचालय में मिली। कॉलोनी निवासियों ने बिलखती आवाज सुनकर पुलिस को सूचना दी, जिस पर कोतवाली टीम बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालते हुए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका स्वास्थ्य पूरी तरह सही पाया गया। नवजात को बाद में जिला बाल कल्याण समिति करौली को सौंपा है।
कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौधरी ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की है और बच्ची को छोड़ने वाले व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास जारी है। तो बहुत ही झकझोर देने वाला मामला हिंडौन सिटी, जहां पर एक मासूम सी नवजात को शौचालय में छोड़ दिया गया। 8 बजे हमारे एएसआई नरेश सिंह जी गश्त से वापसी में आ रहे थे, तो उनको विष्णु सोनी है जो बरगमा रोड पर रहते हैं, और उन्होंने सूचना दी कि साहब हमारे बाथरूम में सुबह सुबह कोई व्यक्ति नवजात बच्ची को छोड़ करके चला गया है। इस सूचना पर दिनेश एएसआई साहब यहाँ मौके पर पहुँचे और बच्ची जीवित मिली थी। उसको तुरंत यहाँ से उठा करके और हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराया है। इसका उपचार चल रहा है और बाल कल्याण समिति के सदस्य हैं फरीदा बानो, उनको हम लोग द्वारा सूचित किया गया है। और ये आप देख रहे हैं विष्णु सोनी जी का मकान है। उनकी जो माताजी बता रही हैं कि सुबह 6:30 बजे के आसपास में मंदिर से लौटी थी, उससे पहले बाथरूम गई थी, तब तक कोई मामला नहीं था, और जब वापस लौट गए तो बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ आई थी। और अब अगली खबर की बात करेंगे। बांसवाड़ा के लोहारिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में खेत जा रहे बुजुर्ग कमल पाटीदार को रॉन्ग साइड से आ रही बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरे। परिजन और ग्रामीणों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। मृतक के परिजनों ने वाहन का नंबर दर्ज करके लोहारिया थाने में रिपोर्ट कराई और पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बुजुर्ग को बोलेरो ने टक्कर मारी है, जिसके चलते बुजुर्ग सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरा। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। की घटना है। कमल जी पिता देवजी जाति पाटीदार, उम्र 65 वर्ष, निवासी पालोदा, पैदल घर से पैदल अपने खेतों में जाने के लिए निकले थे। रोड के साइड से जा रहे थे। सामने से एक बोलेरो वाला ने टक्कर मार दी, जिससे दुर्घटना में मौत हो चुकी। जो हमें डेड बॉडी लेके आए पीएम कराने के लिए परिजन। हाँ, परिजन ने रिपोर्ट दे दी। बानसूर में गुढ़ा गांव को रामपुर पंचायत में शामिल करने के फैसले का ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया है। ग्रामीणों ने कल्याणपुरा पंचायत में पुनः शामिल करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि रामपुर पंचायत गुढ़ा से 6 किलोमीटर दूर है, जिससे प्रशासनिक कार्य और विकास योजनाओं में असुविधा होगी। ग्रामीणों और रामपुर बीजेपी मंडल अध्यक्ष कर्ण सिंह ओला ने निर्णय को न्याय संगत नहीं बताते हुए गुढ़ा गांव को पूर्ववत कल्याणपुरा पंचायत में लौटाने की मांग की है। में क्या हुआ है कि हमारी जो ग्राम पंचायत कल्याणपुरा थी, अभी पहले हमारा जो रेवेन्यू विलेज था वो गुढ़ा भाकरवाड़ा था, अभी रेवेन्यू विलेज गुढ़ा बना है। तो गुढ़ा ऑलरेडी हम कल्याणपुरा में वोटिंग कर चुके लास्ट बार ग्राम पंचायत में, अब की बार हमें रामपुर में जोड़ दिया गया और हम कल्याणपुरा में ही हमारे पूरे गाँव को जुड़वाना चाहते हैं। यही पंचायत समिति जो नहीं, ग्राम पंचायत की बात। अच्छा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति की नहीं, ग्राम पंचायत में हम वापस हमारे जो पूरा गांव है उसको कल्याणपुरा में। करौली में जिला जाटव समाज सुधार समिति के तत्वाधान में 18 जनवरी 2026 को महावीर जी में आयोजित होने वाली जाटव समाज की महापंचायत के प्रचार प्रसार को लेकर रविवार को गांव-गांव व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान जगत सावरे का पूरा, बमनपुरा, खुरसटपुरा, शेरपुर, रारा साहपुर, खेड़ी हैबत, खिजूरी, ढिंढोरा, अखे का पूरा, खरेटा, आरेनिया का पूरा, मिल्कीपुरा, अलावाड़ा, चिनायटा सहित अनेक गांवों में समाज बंधुओं से संपर्क कर अधिक से अधिक संख्या में महापंचायत में पहुंचने का आह्वान किया। जनसंपर्क के दौरान समाज की एकता, संगठन को मजबूत करने और शैक्षणिक सामाजिक विकास से जुड़े उद्देश्यों की जानकारी दी है। अभियान में रिंकू खेड़ी हैबत, भगवत गली वाले, गोपाल फौजी, गुट्टी राम, दिनेश सहित समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने एकजुट होकर महापंचायत को सफल बनाने का संकल्प लिया। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जनसंपर्क अभियान को लेकर के गांव-गांव प्रचार किया गया। सिरोही के पिंडवाड़ा में प्रस्तावित पिंडवाड़ा बागरा रेल लाइन निरस्तीकरण को लेकर के भारी गुस्सा देखने को मिला। हजारों ग्रामीणों ने सांसद लुम्बाराम चौधरी के खिलाफ वाहन रैली निकालकर कलेक्ट्री परिसर में नारेबाजी की और रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने रेल मार्ग पुनर्स्थापित करने और सांसद की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाने की मांग के साथ ही चेतावनी दी कि यदि सांसद रवैया नहीं बदला उनका तो पंचायती राज चुनावों में करारा जवाब मिलेगा।
तो चलिए अब आपको सीधा बीजेपी की कार्यशाला जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही है वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर से पहुंच रहे हैं। तस्वीरें सबसे पहले सच बेधड़क पर आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये पूरा काफिला एक बार फिर से कार्यशाला का हिस्सा बनने, ये पूरा काफिला सबसे पहले सच बेधड़क पर सीधी तस्वीरें बीजेपी की आज कार्यशाला और सुबह 10 बजे का जो समय मुकर्रर किया गया था उस तय समय से कार्यशाला का आगाज होता है। फिलहाल एक बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा फिर से पहुंचे हैं, तो लगातार आपको बता रहे हैं आज की कार्यशाला बेहद महत्वपूर्ण और संगठन महामंत्री बीएल संतोष यहां पर कार्यशाला में क्लास भी लगा रहे हैं। अलग अलग सेशन यहां पर आज कार्यशाला में आयोजित किए गए। शाम तक ये कार्यशाला जारी रहेगी। आपको बता दें बीएल संतोष संगठन महामंत्री बीएल संतोष यहां पर कार्यशाला में सभी की जो है वो क्लास लेते हुए भी दिखाई देंगे। आपको बता दें कि साल 2025 में भी तकरीबन जनवरी माह में भी इसी तरह की कार्यशाला का आयोजन किया जाता है और उस दौरान भी बीएल संतोष ने जम करके क्लास भी लगाई थी। आपको बता दें संगठन महामंत्री जो कि केंद्रीय बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के आदेशों का पालन करते हैं और ऐसे में यहाँ पर जो बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री कहेंगे उनके निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी हो जाता है और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक तरह से जो ये क्लास होगी वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को बूस्ट प्रदान करने वाली होगी क्योंकि पंचायत और निकाय चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में ये कार्यशाला हर लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सुबह से इस कार्यशाला का आयोजन हो चुका है और ऐसे में ये कार्यशाला अभी जारी है, शाम तक चलेगी। अलग अलग सेशन यहाँ पर रखे गए और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस कार्यशाला के जरिए संगठन को और ज्यादा मजबूती संजीवनी मिलेगी। ये कार्यशाला इस लिहाज से भी खास है क्योंकि आप पंचायत और निकाय चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में उससे पहले ये कार्यशाला का आयोजन होना अपने आप में एक बड़ी बात है और जाहिर सी बात है जब बीएल संतोष यहाँ पर आते हैं, संगठन महामंत्री आते हैं, पिछले साल भी आपको वो तस्वीरें दिखाई, तब भी उन्होंने जम करके क्लास लगाई और जाहिर सी बात है संगठन महामंत्री का ये पद बेहद महत्वपूर्ण होता है। जाहिर सी बात है केंद्रीय नेताओं के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनको फॉलो करवाया जाता है, तो ऐसे में आप सोचिए कि बीएल संतोष जो कहेंगे वो करना कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ पर। तो तमाम और ये दो तस्वीरें लगातार कुछ देर पहले की तस्वीर जो दूसरी फ्रेम में है जब कार्यशाला का आगाज किया जाता है, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी यहाँ पर पहुंचती है, मदन राठौड़ यहाँ पर होते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर होते हैं, तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद रहते हैं और बीएल संतोष जो है इस कार्यशाला के मेन, ये कहा जा सकता है कि मेन कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पर वही क्लास लेने वाले हैं। अलग अलग सेशन होंगे, संगठन की मजबूती पर खासा फोकस यहाँ पर रह सकता है। हो सकता है पंचायत निकाय चुनावों को लेकर के भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हों। तो ये कार्यशाला आज की बेहद महत्वपूर्ण और ये पहले की तस्वीरें जब आगाज हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री मदन राठौड़ साहब, तमाम बड़े दिग्गज नेता मंच पर। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज कार्यशाला बेहद महत्वपूर्ण, बीएल संतोष संगठन महामंत्री पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है ये कार्यशाला अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण रही होगी, डिटेल में आप बता पाएंगे? देखिए बिल्कुल ये कार्यशाला इस लिहाज से संगठन की बुनियादी चर्चा हुई है। सभी जो करीब 5 सत्रों में अलग अलग विषय तय किए थे उन पर चर्चा हुई है और कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी जो मंशा है उसके बारे में चर्चा की है, कुछ संगठन को लेकर चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो SIR का मुद्दा रहा। SIR को लेकर किस तरह पार्टी कार्यकर्ता आगे बढ़ें, कैसे काम करें, क्योंकि पार्टी ये मानती है कि ये एक ऐसा पवित्र दस्तावेज है और किसी भी लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक बात बहुत साफ है, जो वोटर
जुड़ना चाहिए वो जुड़ना चाहिए, और जो वोटर है ही नहीं, यानी कि जो वोट डालने के योग्य नहीं है, मैं कह सकता हूँ देश का नागरिक नहीं है, उसको किसी भी कीमत पर वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसी मंशा के साथ SIR किया जा रहा है। पार्टी ये चाहती है कि कोई भी वोटर जो है, जो वास्तव में इस देश का मतदाता है, वो नहीं कटे, उसका नाम नहीं कटना चाहिए, उसको हक है अपना मतदान देने का, मतदाता अधिकार प्रयोग करने का। ऐसे में BL संतोष को लगातार जो रिपोर्ट पहुंच रही थी, उसके आधार पर कहीं ना कहीं इस तरह का फीडबैक भी सामने आ रहा था कि कई विधानसभा क्षेत्रों में SIR को लेकर कार्यकर्ताओं को जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई गई है। लिहाजा उस पर गंभीरता से विचार किया गया और आने में वाले दिनों में आपको इसका असर भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही संगठनात्मक वो कार्य जो केंद्र की सूची से आते हैं या केंद्रीय संगठनात्मक तय करता है वो क्या क्या कार्य करने, उनको बखूबी किया जाए, जमीनी धरातल पर किया जाए। कई बार एक मात्र महज रस्म अदायगी ना रह जाए, क्योंकि पार्टी ये मानती है कि आप जितना संपर्क करोगे, कार्यकर्ताओं के पास कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, पार्टी की विचारधाराओं को पहुंचाएंगे, और उसका एक बहुत बड़ा माध्यम होता है कार्यक्रम। जो भी कार्यक्रम चाहे केंद्र की योजना से आए चाहे राज्य की योजना से आए, अगर उन कार्यक्रमों को सही तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा तो उसकी विचारधारा तो आपकी जाएगी। जो एक मकसद होता है कि मान लो किसी महापुरुष की जयंती हम मना रहे हैं, तो उस महापुरुष की जयंती के तहत जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए गए वो सही तरीके से होंगे तो उनके जो आदर्श है वो भी आम लोगों तक पहुंचेंगे। ऐसे में लगातार प्रयास यही कि पार्टी के कार्यक्रमों को गंभीरता से लिया जाए, कार्यकर्ता का सम्मान किया जाए और सरकार और संगठन समन्वय के साथ काम करें। तो नूपुर तमाम बिंदुओं को लेकर आज अहम बैठक रही है और ये माना जा रहा है कि आगामी दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, टाइमिंग आप देख लीजिए, जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बजट को लेकर के लगातार अभी से एक्टिव मोड में है, और उससे पहले ये बैठक आपको याद होगा पिछले साल भी जब संगठन महामंत्री आते हैं तो जमकर के क्लास लगा के जाते हैं। कहीं ना कहीं इस क्लास के बाद में कार्यकर्ताओं को एक बड़ा बूस्टर भी मिल सकता है। लाल सिंह जी, देखिए बिल्कुल, जब संगठन महामंत्री आए हैं तो चर्चा हर काम की होगी, समीक्षा भी होगी, और अगर उनको लगेगा कहीं कार्यकर्ताओं को सही तरीके से मोड़ने के लिए डांटने की जरूरत है तो डांटा भी जाएगा। जैसे आपने क्लास शब्द का यूज किया है तो संगठन महामंत्री इस नाते क्लास भी ले सकते हैं, लेकिन वो मंत्र देंगे। पार्टी को मेन मकसद क्या है, वो मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया जाए जिससे पार्टी आगे बढ़े। आगे पंचायती राज चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है, आपको एकता के साथ आगे बढ़ना है, एकजुटता का भाव आपको साथ रखना है, सत्ता और संगठन में समन्वय का भाव रहे, तमाम जो सरकार की योजना है वो जमीन धरातल पर पहुंचे। और उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा भी है कि 2 साल में हमने काम किया है, हम पूरी तरह से तैयार हैं जनता के सामने, जनता की अदालत में जाने के लिए। विपक्षी तमाम आरोपों पर उन्होंने कहा कि हम सीना ठोक कर कहते हैं कि हमने काम किया, आप आ जाइए, 2 साल बनाम 5 साल को अगर आप लाएंगे तो हम तैयार हैं इस पर बहस करने के लिए। तो ये बताता है कि उनका आत्मविश्वास से बता रहा है कि लगातार 2 साल में भजनलाल सरकार किस तरह आम जनता को ध्यान में रख के योजना ला रही है। और पीएम मोदी कहते भी हैं कि महिला, मजदूर, किसान, युवा, इन 4 जातियों को मानकर आपको योजनाएं लानी है और इनका इम्प्लीमेंट करना है ताकि प्रदेश का विकास हो सके। और लगातार प्रयास यही है कि कैसे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाया जाए, और वो तभी संभव है तब आप सभी वर्गों को साथ कर चलेंगे। यानी कि कोई भी वर्ग अगर अछूता रहता है, कोई भी क्षेत्र अगर विकास से अछूता रहता है, तो उसके बाद आप ये दावा नहीं कर सकते कि हम विकसित राजस्थान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि जिलों में पंच गौरव जो योजना लाए हैं, उसका मकसद क्या है कि जिले को आगे बढ़ाया जाए। महिलाओं की लगातार योजनाएं लाई जा रही ताकि महिला सशक्तिकरण के माध्यम से उनको आगे बढ़ाया जाए। युवाओं के लिए रोजगार के दिए जा रहे लगातार 10 लाख का नौकरियों का वादा किया गया है। 4 लाख सार्वजनिक क्षेत्र में देंगे, यानी सरकारी क्षेत्र में देंगे, 6 लाख आपको प्राइवेट क्षेत्र में देंगे। तो मकसद ये है कि युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, किसान को आगे बढ़ने के मौके मिले, उसको फसल का सही दाम मिले, तभी हम सही मायनों में कह सकते हैं कि विकसित राजस्थान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और सरकार का प्रयास ये है कि इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर योजनाएं लाई जाए और उनका इम्प्लीमेंट किया जाए। संगठन यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सरकार योजनाएं लाती है और जब सत्ता और संगठन मिलकर काम करते हैं, जब सरकार के साथ संगठन का कार्यकर्ता मिलकर काम करता है, तो वो योजना जमीनी धरातल पर पहुंचती है, वह योजना वहां पहुंचती है जहां पहुंचनी चाहिए, और आम जनता में एक भाव आता है कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, SIR का जिक्र आपने किया कि खास तौर पर SIR पर फोकस रहा, साथ ही संगठन की मजबूती पर भी बातचीत हुई, लेकिन पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर के भी क्या कोई दिशा निर्देश इस कार्यशाला के अंतर्गत दिए गए? देखिए, दिशा निर्देश जैसा निकलकर बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती हैं चीज़ें, लेकिन क्योंकि अहम
अगर आप बात करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको पंचायत चुनाव में जाना है, निकाय चुनाव में जाना है, 2 साल सरकार के हो गए, ऐसे में आपका एक लिटमस टेस्ट भी माना जाएगा। तो आपको अगर पकड़ मजबूत करनी है, आपको पंचायत राज में कमल खिलाना है, आपको शहरों की सरकार में कमल खिलाना है, तो आपके कार्यकर्ता को एक्टिवेट होना होगा। कार्यकर्ता जब मन से काम करेगा, कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को लेकर साथ जाएगा, कार्यकर्ता जब घर घर जाएगा, तो जनता को विश्वास होगा कि हाँ, सरकार हमारे साथ है, सरकार उन योजनाओं के साथ काम कर रही है जो एक जन कल्याणकारी योजनाओं का भाव है। यानी कि जिन जन कल्याणकारी योजनाओं से, जैसा मैंने कहा, चाहे युवा वर्ग की बात कर लें, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर लें, चाहे किसानों को आगे बढ़ाने की बात कर लें, तो ये तमाम मुद्दे कब लागू होते हैं? जब जनता के बीच ये मुद्दे पहुंचे, जनता के बीच ये योजनाएं पहुंचे। और जब संगठन का कार्यकर्ता सरकार के साथ मिलकर काम करता है, तो वो ये भी ध्यान रखता है कि क्या वास्तव में जो योजनाएं हैं वो नीडी तक पहुंच रही हैं, वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही हैं, तो उसके बेहतर परिणाम आते हैं। मैं कई राज्यों का उदाहरण अगर देना चाहूँगा, कि कई राज्यों में हमने देखा है जहां सत्ता और संगठन में समन्वय के साथ काम किया है, वह सरकारें रिपीट हुई हैं, वह बार बार जनता ने विश्वास जताया। उसकी वजह क्या है कि गांव में आपका कैडर इस बात पर काम करता है कि गांव के लिए आने वाली योजनाएं क्या वाकई गांव तक पहुंच रही हैं। क्योंकि केवल आप सरकारी तंत्र पर अगर योजनाओं को छोड़ देते हैं, तो कई बार ये देखने को मिलता है कि जो वाकई जरूरतमंद है उन तक योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती हैं और उनका लाभ कोई और लोग उठा जाते हैं। प्रयास यही किया जा रहा है कि बीच की कड़ी को खत्म किया जाए, सीधा बेनिफिट जो है बेनिफिशियरी के पास पहुंचा जाए। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ऐसी योजनाएं होती हैं ऊपर जो केवल सरकारी तंत्र के भरोसे छोड़कर आप ये नहीं मान सकते कि जिनको जरूरत उन तक पहुंच रही हो। लेकिन जब पार्टी का कार्यकर्ता मिलकर काम करता है तो एक सही फीडबैक सामने आता है, और उस फीडबैक के आधार पर जब मॉनिटरिंग होती है, समीक्षा होती है योजनाओं की, तो उसका सही मायनों में जो परिणाम आना चाहिए, जिस जन कल्याणकारी भाव के साथ हम काम करते हैं, विकसित राजस्थान के भाव के साथ सरकार काम करती है, तो उसका बेहतर परिणाम सामने तभी आता है। यही वजह है कि लगातार सत्ता और संगठन के समन्वय पर फोकस क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है क्योंकि कार्यकर्ता जब सरकार से मिलकर काम करता है तो सरकार की योजनाओं को सही तरीके से जमीनी धरातल पर लागू करने में मदद मिलती है। ठीक है लाल सिंह जी, आपने बहुत ही बखूबी तरीके से हर पॉइंट को यहाँ पर क्लियर किया। आज के सेशन को बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज बीजेपी की जो कार्यशाला हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो चल रही है। कई सेशन इसमें हो चुके हैं, खास तौर पर SIR पर यहाँ पर फोकस किया गया, पंचायत निकाय चुनाव को लेकर के भी कार्यकर्ताओं को भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए।